गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ रहे थे। उसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों की बात की, तो दूसरे गुणधर्म की बात हमने पिछली क्लास में की थी। और अब इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है, इस क्लास में जो है वो अगले गुणधर्म की बात करेंगे, जो है आयनन विभव। आयनन विभव सबसे पहले समझने की बात है कि आयनन विभव होता क्या। तो ये देखिए, ये कोई भी एटम है, इस एटम में नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में ये इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, अब हम बात करते हैं आयनन विभव की। तो आयनन विभव जो है वो किसी भी, ध्यान से सुना मेरे को, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु, दो शब्द बोले गए, एक है उदासीन और दूसरा है गैसीय। किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन विभव कह देते हैं। मैं रिपीट करता हूं, उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव क्या होता है ये तो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि आयनन विभव जो है प्रथम संक्रमण सीरीज में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, क्या उसका ट्रेंड रहता है, उसकी हम बात करते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होकर के जेडन तक खत्म होती है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 21 होता है और जेडन का होता है 30 होता है। तो ये 21 से लेकर 30 तक के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में भरे जाते हैं। कौन से कक्षक में भरे जाते हैं? 3D कक्षक में भरे जाते हैं। ये 3D कक्षक जो होता है ये बाह्यतम कक्षक नहीं होता है, ये अंदर वाला होता है, N-1D होता है। बाह्यतम कोश जो होता है वो 4s होता है, 4 होता है। और बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जब स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश में ना भर करके बल्कि एक अंदर वाले कोश में भरे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में परमाणु त्रिज्या की और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, परमाणु के आकार के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर पहले परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद हल्की सी बढ़ती है। तो इस तरह का जो है परमाणु त्रिज्या का जो है ट्रेंड रहता है। उसका कारण जो हमने दिया था कि नाभिक के आवेश और परिरक्षण बहुत दो विपरीत बल एक दूसरे पर कार्य करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हुए वो इस तरह का ट्रेंड जो है वो दर्शाते हैं। इसलिए आयनिक त्रिज्या का ट्रेंड इस तरह का हमको मिलता है। आयनिक त्रिज्या और आयनन विभव ये एक दूसरे को कोरिलेट करती हुई चीजें हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, अर्थात परमाणु का आकार छोटा तभी हो सकता है जब नाभिक का आकर्षण बल इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, जो लगने वाला नाभिक के आकर्षण बल है वो बढ़ जाए। अगर नाभिक के आकर्षण बल अधिक होगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के समीप हो जाएगा। नाभिक के समीप होने से इस पर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है तो इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का आकार जितना कम होगा, अर्थात नाभिक के आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, आयनन विभव उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो पहले परमाणु त्रिज्या, परमाणु के आकार में धीरे धीरे कमी आती है। उस कमी आने की वजह से नाभिक की आकर्षण बल बढ़ जाता है क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा, इसलिए क्या होता है? नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ने की वजह से
बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और स्कैंडियम से जिंक की तरफ जहां तक परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है वहां तक आयनन विभव का मान जो है वो बढ़ता जाता है। और जैसे ही फिर आयनन विभव का मान उसी तरह से कुछ कम परिवर्तित होता है और लास्ट में जाकर के जिंक और कॉपर में आयनन विभव का मान बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि जिंक के पास जाते जाते या कॉपर के पास जाते जाते जो है आयनन विभव जो है वो कम होने का कारण है कि परमाणु त्रिज्या का मान वहां पर कम हो गया, सॉरी बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ गया है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से ज्यादा दूरी पर चला गया और आकर्षण बल का मान कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बाएं से दाएं जाने पर पहले आयनन विभव का मान बढ़ता है और फिर ग्रेजुअली हल्का फुल्का जो है चेंज होता है। अब आयनन विभव जो है उसका मान जो है कहीं पर भी ऐसा एक बिल्कुल फिक्स ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जब हम क्रोमियम पर पहुंचते हैं, क्रोमियम पर पहुंचते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है आर्गन 3d5 4s1। जब हम क्रोमियम पर पहुंचते हैं तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसको निकालते ही जो है अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको वहां पर प्राप्त हो जाएगा। भाई इसको निकालते एक कोश खत्म हो जाएगा, एक कोश खत्म होते ही परमाणु का आकार काफी छोटा हो जाएगा और उसका आकर्षण बल बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर काफी बढ़ जाएगा, इसलिए वो स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक कोश खत्म हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है। यानी क्रोमियम का आयनन विभव का मान जो है वो उससे पहले आने वाला वैनेडियम और उसके बाद में आने वाला तो मैग्नीशियम दोनों से ही कम होता है। इसी तरह से जब हम कॉपर पर जाते हैं, जब हम कॉपर पे जाते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s1। जैसे ही इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वहां से भी इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए कॉपर का आयनन विभव का जो मान है तो वो इससे पहले आने वाला तत्व कोबाल्ट के बाद निकल और उसके बाद में आने वाला तत्व जिंक दोनों से ही कम होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। तो ये है आयनन विभव की बात। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी गैसीय विद्युत परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर आयनन विभव के मान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परमाणु का आकार कम होता जाता है और ये बढ़ने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है, उसमें कुछ अपवाद आ जाते हैं। वो अपवाद क्या है कि क्रोमियम का आयनन विभव का मान वैनेडियम और मैग्नीज दोनों से ही जो कम होता है। उसका कारण ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको प्राप्त हो जाता है और वही ट्रेंड जो है कॉपर में फॉलो होता है। जिंक जो होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 होता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही 3d10 4s1 रह जाता है और 4s1 रहने के कारण ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाता है और इसका दूसरे आयनन विभव का मान जो है वो भी कम प्राप्त होता है। तो इस तरह से आयनन विभव का मान जो है वो स्कैंडियम से जिंक तक इस प्रकार से परिवर्तित होता है जिस प्रकार से उनकी आयनिक या उनकी परमाणु त्रिज्या जो है उनके मान परिवर्तित होते हैं। चलिए आयनन विभव की बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। आयनन विभव के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या होता है, इसके लिए आपको पहले थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। एक सेल क्या होता है, उसमें किस प्रकार की रिएक्शन होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए ये दो पात्र हमने ले ली,
ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको शेल कहते हैं, ये शेल है। एंड धातु इलेक्ट्रोड है। इधर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लिया है, एक टेस्ट ट्यूब है, बंद है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है और उसमें प्लेटिनम का तार हमने लगा दिया है। दूसरी तरफ एक मेटल, किसी भी मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया है और उसी मेटल का 1 m का सॉल्यूशन, उसी मेटल आयन का 1 m का सॉल्यूशन हमने इस पात्र में भर रखा है। इधर इस पात्र में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा रखा है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने जोड़ दिया है और बीच में इनको एक सोल्ट ब्रिज, हमने इनको एक सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है, लवण सेतु से जोड़ दिया है। ये दोनों, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के कॉम्बिनेशन से, इनको जोड़ने से ये एक सेल बन गया है। ये क्या बन गया? सेल बन गया। ये सारी जानकारियां हम, सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल एक बेसिक आइडिया आप इसका देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड रिडॉक्स को समझने के लिए ये सेल समझ में ना थोड़ा सा इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं सेल। तो हमने ये इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया और इधर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड लगा दिया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 1 m HCl के सॉल्यूशन में डुबो दिया है और इधर किसी भी धातु का, जिस धातु का इलेक्ट्रोड हमने लिया है, ये धातु जो है उसी धातु आयन का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर भर रखा है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे वैसे ही इसके बीच में कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा। देखिए अब ये विभव जो उत्पन्न होगा वो इनके बीच में होने वाली अभिक्रियाओं से उत्पन्न होगा। तो अभिक्रियाएं क्या होंगी वो देखिए। अब इन दोनों में से एक कैथोड की तरह काम करेगा, एक एनोड की तरह काम करेगा। कौन सा कैथोड की तरह काम करेगा, कौन सा एनोड की तरह काम करेगा, ये हम लोगों को कभी पता नहीं है। देखिए तो एक इन दोनों के बीच में रिएक्शन से विभव उत्पन्न होगा। वो रिएक्शन क्या होंगी वो देखिए। माना कि हमने लिया मेटल जो है धातु, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्या बना लेगी, मेटल प्लस बना लेगी और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यह भी क्या। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो H प्लस, अब जो कि H प्लस अभी समझ में आ जाएगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ले और ट्वाइस H प्लस सॉरी H2 गैस बना। अब आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला, चलो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ये 2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो, यानी 2 मेटल आयन में हो सकता है मेटल आयन ऐसी हो जो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन निकालती हो। हम अभी बात कर रहे हैं कि ऐसी मेटल है जो 1 इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो 2 मेटल आयन में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 2m प्लस बना लिया, उनको सोल्यूशन में आ गए। और इधर हाइड्रोजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया H प्लस में और हाइड्रोजन गैस बना ली है। इसके लिए हम कंप्लीट रिएक्शन जब लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन तो इस तरह से लिखी जाएगी कि ट्वाइस मेटल प्लस ट्वाइस H प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस M प्लस प्लस H प्लस H2 गैस बन जाए कि भाई इधर वाला प्लस इधर वाला ये दोनों आपस में मिलकर के और ये बना पाएंगे। ये हमने इसके लिए क्या लिख दी, टोटल रिएक्शन लिख दी। अब ध्यान देने की बात ये कि ये अभिक्रिया जो यहाँ पर होगी उसके बाद में इन अभिक्रियाओं से विभव उत्पन्न होगा। इन दोनों का विभव जो होगा उसका अंतर विभवांतर कहलाएगा। तो इनमें से एक कैथोड की तरह काम करेगा, एक एनोड की तरह काम करेगा। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर तो सर मेटल इलेक्ट्रॉन निकाले जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या होगी, एनोड होगी और ये क्या होगा, कैथोड हो गया। बिल्कुल सही बात है। अगर जिसका अपचयन हो रहा होता तो ये अभिक्रिया इस अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती, ये अपोजिट साइन यहाँ पर लग रहा होता। अभी के केस में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कुल सेल का जो विभव होता है, कुल सेल का विभव होता है वो E यानी कि इसका विभव, एनोड का विभव, सॉरी कुल सेल का विभव जो होता है वो कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। अभी देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो कुल विभव जो होता है
वो होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। क्या होगा कुल विभव? कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। तो कुल विभव बराबर विभव को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं ई टोटल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। विभव को ई से लिखते हैं तो ई टोटल कुल विभव बराबर कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने कैथोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव जो है वो 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को लिया ताकि इसका पता लग जाए। तो कुल विभव जो हो जाएगा ई टोटल बराबर हो जाएगा 0 माइनस ई एनोड माइनस ई एनोड। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बात समझने की कोशिश करो कि ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ये नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, ये इसका मान नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जब भी तो ये पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? यानी ई एनोड का मान नेगेटिव होगा जब ये ई टोटल पॉजिटिव आएगा, मतलब उस समय मेटल जो है वो एनोड की तरह काम करेगी, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो अगर ई टोटल का मान ये अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसे की ऐसे ही चलेगी, इधर डायरेक्शन में ही चलेगी। अगर ई टोटल का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये इसकी तरह काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये रिएक्शन इधर से इधर चलेगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये एक सेल था, उस सेल में हमने इलेक्ट्रोड लगा दी और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमने उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हुई और उससे उसका हमने क्या कैलकुलेट किया? ई टोटल कैलकुलेट किया, विभव कैलकुलेट किया। विभव में से कैथोड का विभव तो 0 था और एनोड का विभव क्या था? वो कुल विभव के बराबर था। अगर एनोड का विभव नेगेटिव आता है तो ये टोटल ई सेल जो है या ई कैथोड जो ई टोटल आएगा, कुल विभव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, और कुल विभव पॉजिटिव आएगा तो ये अभिक्रिया इस डायरेक्शन में चलेगी। चलिए अब बात करते हैं हम आगे समझना। ये धातु आयन था, इसका ऑक्सीकरण हुआ और उसका विभव हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। वो किस में आया? नेगेटिव में आया था। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस भी धातु आयन का विभव ऋणात्मक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। एक सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं इसका 0 था, इसका ऋणात्मक था, तो जिसका ऋणात्मक था उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ये पूरा ऑक्सीकरण। अगर मानना कि ये 0 है, सॉरी ये भी ऋणात्मक होता, ये भी ऋणात्मक होता, तो जिसका ज्यादा ऋणात्मक होता उसका ऑक्सीकरण होता, उसका क्या होता? ऑक्सीकरण होता। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के ये जो विभव आया है, ई एनोड आया था, ऋणात्मक आया था, टोटल वैसे धनात्मक था, सेल का धनात्मक था, इलेक्ट्रोड का ऋणात्मक था, तो ये जो विभव आया इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जो विभव हमने प्राप्त किया है उसको बोलते हैं, भाई इस इलेक्ट्रोड का निकला तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर ये जो इसका विभव है ये मान के इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, और इन दोनों का अंतर कुल विभव कहलाता है, सेल का विभव कहलाता है। चूंकि एक इलेक्ट्रोड का 0 है इसलिए इलेक्ट्रोड का विभव और सेल का विभव दोनों बराबर है, यानी इस इलेक्ट्रोड का विभव और सेल का विभव दोनों क्या है? बराबर। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। इस तरह से जो ई आएगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव के बाद में समझना इसको कि अगर किसी भी धातु का, ध्यान से समझना मेरी बात को सुनना, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव अगर उसकी अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ हो तो उसको हम उसका मानक अपचयन विभव कहते हैं। दोबारा से सुनना, मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव अगर अपचयन की प्रोसेस यानी अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ हो तो उस इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन विभव। इसी इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे? अपचयन विभव कहेंगे।
अगर ये अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव मानक कंडीशंस में, मानक कंडीशन का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एम सांद्रता पर प्राप्त किया गया हो, यानी मानक स्थितियों में 1 एम सांद्रता और 298 केल्विन ताप पर प्राप्त किया गया हो, तो ये अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक अपचयन विभव कहलाता है। मानक अपचयन विभव और रेडॉक्स विभव एक ही बात है। तो किसी भी धातु का रेडॉक्स विभव जो है वो क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है अगर वो अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ हो तो उसको अपचयन विभव कहते हैं। और ये अगर अपचयन विभव 298 केल्विन और 1 एम मोलर सांद्रता पर प्राप्त किया गया हो तो ये विभव रेडॉक्स विभव या मानक अपचयन विभव कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए इतनी बात होगी। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड होने में दिक्कत आएगी, इसलिए इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।